स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, नेफ्रॉन की स्टडी को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। ठीक है, अच्छा, ये जो नेफ्रॉन है इसके दो पार्ट बनाए गए हैं, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक आप पढ़ोगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक आप पढ़ोगे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, एक आप पढ़ोगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, और सेकंड पढ़ते हैं हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये दोनों ही नेफ्रॉन हमारी किडनियों के अंदर मौजूद है। ठीक है, एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो इनमें डिफरेंस पता करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम नेफ्रॉन की स्टडी करेंगे, नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे, उसके सभी पार्ट के बारे में जानेंगे। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नेफ्रॉन जिसका ग्लोमेरुलस जो होता है, ये ग्लोमेरुलस कहां प्रेजेंट रहेगा? अपर कॉर्टिकल रीजन के अंदर, है ना। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस नेफ्रॉन का ये एक पार्ट है। ग्लोमेरुलस क्या है? तो नेफ्रॉन का पार्ट है। ये ग्लोमेरुलस जो होगा ये कोर्टेक्स के अपर रीजन में रहेगा। ठीक है, और अगर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात की जाए तो यहां जो ग्लोमेरुलस होगा, ग्लोमेरुलस की अगर बात की जाएगी तो ये कहां पाया जाएगा? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में कहां पाया जाएगा? जो जॉइंट एरिया है किसका? कोर्टेक्स का और मेडुला का, वहां पर जक्स्ट्रा मेडुला के टच में है। जक्स्ट्रा का मतलब ही यही होता है इन टच, है ना। जक्स्ट्रा का मतलब ही यही होता है इन टच। किसके इन टच? मेडुला भाग जो है उसके कांटेक्ट में है, उसके टच किए हुए है कौन? ये ग्लोमेरुलस। इसीलिए क्या नाम पड़ गया? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, और इसका क्या हो गया? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इतना क्लियर है। दूसरी बात की जाए कि ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है इनका परसेंट कितना है, किडनियों के अंदर कितनी क्वांटिटी में ये पाए जाएंगे, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 75 से 80% तक तो पाए जाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और 15 to 20% तक पाए जाते हैं कौन? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अगर तीसरी बात की जाए तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं इनके अंदर जो लूप ऑफ हेनले होता है, हेनले का लूप, इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है। और अगर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात की जाए तो इनके अंदर जो हेनले का लूप है, ये जो हेनले का लूप है यू शेप के अंदर, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है, जो डेजर्ट में रहने वाले जीव हैं, जो मरुस्थलीय जीव हैं, उनके अंदर जो है ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है टाइप्स जो है वो उनकी संख्या काउंटिंग क्या होती है? हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर पानी को रीअब्सॉर्ब करना पड़ता है, पानी को बचाना होता है उनको। ठीक है, तो वो उनका एक अनुकूलन है। खैर, तो यहाँ चौथी अगर बात की जाए कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बेस पर, तो यहाँ पर जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसके चारों ओर परिनली की जो केशिका जाल है ना, परिनली की जो केशिका जाल है जो इफरेंट आर्टरी से जो निकलती है, अभी आप पढ़ेंगे परिनली के केशिका जाल एक नेटवर्क बनता है पूरा, तो वो नेटवर्क यहाँ पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होगा? थोड़ा विकसित होगा, वेल डेवलप्ड होगा। लेकिन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो अपन बात करें परिनली की केशिका जाल की, तो वो जाल जो होगा वो थोड़ा कम विकसित होगा। ठीक है, अच्छा, ये बातें हो गई हमारे सामने जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की और कॉर्टिकल नेफ्रॉन की। ठीक है, तो अब हम थोड़ा नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हैं, जो नेफ्रॉन की संरचना है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा, यहीं पर सारा का सारा हमें लर्न भी करना है, याद भी करना है, तो कंसंट्रेट पूरा रखना है। हमें अपना ध्यान पूरा एक ही जगह कंसंट्रेट करेंगे तो ही हमें चीज समझ में आएगी। अच्छा, नेफ्रॉन की बात की जाए ना तो इसके दो पार्ट हमारे सामने आते हैं। अगर पहले पार्ट की बात की जाए तो यहां पर मैं लिख देता हूं मेलपीजियन बॉडी, है ना, जिसको आप मेलपीगिकाई भी कह सकते हैं, मेलपीगिकाई, और ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट की अगर यहां बात करें अपन, तो जो रीनल या सिक्रेटिव जो ट्यूबुल्स होती है, रीनल ट्यूबुल्स, जिसको श्रावी नलिका कहते हैं, हिंदी के अंदर कहते हैं क्या? श्रावी नलिका। ठीक है, तो एक भाग तो कौन सा हो गया इस नेफ्रॉन का? मेलपीजियन बॉडी,
मेलपीजियन बॉडी के भी दो पार्ट बन के आएंगे, मेलपीजियन बॉडी के भी दो पार्ट बन के आएंगे। एक आएगा क्या, ग्लोमेरुलस, और एक पार्ट बन के आएगा क्या, बोमेन संपुट। बोमेन संपुट, ये मेलपीजिकाय के दो पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट। यहां रीनल ट्यूबुल्स के भी कई सारे पार्ट निकल के आएंगे। स्रावी नलिका, तो यहां मैं बता दूं आपको, पीसीटी आप पढ़ोगे, लूप ऑफ हेनले आप पढ़ोगे, डीसीटी अभी बताएंगे पूरा नाम इनका। अच्छा, एक आप पढ़ोगे संग्राहक नलिका, जिसको आप कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा आइडिया ले लेते हैं ये कौन कौन से पार्ट हैं। तो मेलपीजियन बॉडी जो है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये है एक्चुअल में क्या, मेलपीजिकाय। यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है वो मेलपीजियन बॉडी है, और इसके दो पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट। ये ग्लोमेरुलस ये रहा, ठीक है। ये जो आपको कैपिलरीज का जो टक्ट नजर आ रहा है, गुच्छा नजर आ रहा है, वो एक्चुअल में क्या है, ग्लोमेरुलस। और जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये क्या है, बोमेन संपुट, ठीक है। अच्छा, रीनल ट्यूबुल्स के केस में बात की जाए, स्रावी नलिका की बात की जाए, तो यहां से लेकर के यहां इस एरिया से लेकर के अगर बात की जाए इस पूरे एरिया की, तो ये सारा का सारा जो एक ट्यूब बन रही है, एक नली बन रही है, ये क्या है, स्रावी नलिका है ना। इसको रीनल ट्यूबुल्स कहते हैं, इसको सिक्रेटिव ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, सिक्रेटिव ट्यूब के नाम से भी जानेंगे। इसके कई सारे पार्ट हैं, देखिएगा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसको सेकंड पार्ट, ये जो है, ये इतना पार्ट जो है, ये यहां से लेकर के अगर यहां तक के भाग की बात की जाए तो ये पीसीटी है। ये वाला एरिया जो है, ये है क्या, पीसीटी। इसकी लेंथ होती है लगभग 14 mm तक, 14 mm तक इसकी लेंथ होती है पीसीटी की। अच्छा, अगर लूप ऑफ हेनले की बात की जाए, अगर लूप ऑफ हेनले की बात की जाए, तो ये वाला एरिया जो है वो लूप ऑफ हेनले। अगर डीसीटी की बात की जाए, तो यहां से लेकर के, है ना, यहां तक का जो एरिया है वो डीसीटी का है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये वाला समीपस्थ कुंडलित नलिका। अच्छा, अगर संग्राहक नलिका की बात की जाए, तो ये जो है, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका। इस एरिया को हमने नाम, ये जो यू शेप में नजर आ रहा है, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी समझ में आ रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अच्छा, ये अब थोड़ा वोमेन संपुट पे, मेलपीजियन बॉडी पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। यहां आप देख रहे हो कि एक ट्यूब अंदर एंटर कर रही है, इसका नाम है एफरेंट आर्टरी, इसका नाम है अभिवाही नलिका, इसका नाम है क्या, अभिवाही नलिका, एफरेंट आर्टरी। और एक यहां आप देख रहे हो कि बाहर निकल रही है, ये एरोज देखो आप, जो एरोज बाहर की ओर निकल रहे हैं, ये एरोज अंदर की ओर जा रहे हैं, है ना। इसका नाम क्या है, इफरेंट आर्टरी। इसको हिंदी में कहा जाता है क्या, अपवाही नलिका, अपवाही नलिका, है ना। याद रखिएगा, ये अपवाही नलिका और अभिवाही नलिका में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। अभिवाही नलिका का जो डायामीटर होता है, जो व्यास होता है, ये देखिए आप, इसका डायामीटर और इसके डायामीटर में कितना डिफरेंस है। तो डायामीटर किसका ज्यादा है, अभिवाही नलिका का ज्यादा है। अपवाही नलिका का डायामीटर क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यहां जो ब्लड अंदर आया है, यहां जो ब्लड अंदर आया, कितना ब्लड अंदर आएगा, लगभग मैं आपको बता दूं कि 1200 ml जो होता है ब्लड इसके अंदर एंटर करता है। किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस को किसने बनाया, ग्लोमेरुलस को किसने बनाया, इसी एफरेंट आर्टरी ने बनाया है। जो एफरेंट आर्टरियोल है, इसी एफरेंट आर्टरियोल ने आगे चल करके क्या बनाया है, ग्लोमेरुलस बनाया है। ये केशिकाओं का, कैपिलरियों का टफ्ट है, गुच्छा है, ठीक है। और इसी के अंदर जो है ब्लड का क्या हो रहा है, यहां पर देखिए आप, चारों ओर ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, ब्लड घूम रहा है अंदर ही अंदर। लेकिन आया कितना, 1200 ml ब्लड आया। अब 1200 ml ब्लड के अंदर हमें पता है कि क्या क्या चीजें हैं, हमें पता है कि इसके अंदर क्या मौजूद है, प्लाज्मा भी मौजूद है, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है वो रुधिर कणिकाएं भी मौजूद है, रुधिर कणिकाएं,
ब्लड कार्पुसुल्स जो होती है ना, ब्लड कार्पुसुल्स जो होती है, रक्त कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, ये प्लाज्मा का परसेंट होता है कितना, 55%, और रुधिर कणिकाओं का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 45%। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, इस ग्लोमेरुलस से जो छन के जाएगा, जो इस संपुट वाले भाग में जो आएंगे, वो रक्त कणिकाएं नहीं आएगी और प्लाज्मा की जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो नहीं आ पाएगी। बाकी सारी की सारी चीजें यहां से छन करके कहां जाएगी, इस पीसीटी में पहुंचेगी, मतलब इस पूरे स्रावी भाग में पहुंचेगी। आगे क्या होगा वो पता करेंगे, लेकिन पहले ये पता करो कि ब्लड आया कितना, 1200 ml। कहां से होता हुआ आया, अभिवाही नलिका से। अभिवाही नलिका को किसने बनाया, तो रीनल जो अपन वृक्कीय धमनी की बात करते हैं, है ना, रीनल जो आर्टरी है, उस रीनल आर्टरी की एक फाइन शाखा है, एक छोटी शाखा है, कौन, ये अभिवाही नलिका। यहां से ब्लड अंदर एंट्री लेता है ना। तो अभिवाही नलिका को किसने बनाया, वृक्कीय धमनी ने। वृक्कीय धमनी ने अंदर जाके क्या बनाया, एक टफ्ट बनाया, एक गुच्छा बनाया, है ना, कैपिलरीज का, जिसको क्या नाम दे दिया हमने, ग्लोमेरुलस। इस टफ्ट को क्या नाम दे दिया हमने, ग्लोमेरुलस। याद रखिएगा, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब यहां जो ब्लड आया है, वो ब्लड जो है यहां एक मतलब प्रेशर जनरेट होगा, एक दबाव उत्पन्न होगा, एक दाब जनरेट होगा, एक प्रेशर उत्पन्न होगा। कैसे होगा, तो यहां जितना ब्लड आया है उतना बाहर जा नहीं पा रहा। जितना ब्लड इस ग्लोमेरुलस में आया है उतना बाहर जा नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि यहां डायमीटर कम है, यहां डायमीटर ज्यादा है ना। तो यहां पर क्या होगा, इसी प्रेशर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसी प्रेशर को हम नाम दे देते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और इसी प्रेशर के कारण, मैं आपको बता देता हूं, इसी प्रेशर के कारण कितना होता है ये, 55 mmHg, है ना, 55 mmHg जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। इसी प्रेशर के कारण जो है यहां रुधिर जो है फिल्टर होकर के कहां जाता है, इस कैप्सुलर भाग में। लेकिन उस फिल्ट्रेशन में, उस फिल्टर में, उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या नहीं है, तो आपको बता दूं, रक्त कणिकाएं नहीं है और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। बाकी प्लाज्मा का सारा पार्ट है, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन नेफ्रिक फिल्ट्रेट में नहीं जा पाएगा। बड़े मॉलिक्यूल है, थोड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, इसलिए नहीं जा पाएंगे। अच्छा, एक चीज समझिएगा, यहां पर प्लाज्मा जो है 55% और रुधिर कणिकाएं जो है वो है 45%। ठीक है, ये इतनी बात, ये 1200 ml आई है, तो अगर प्लाज्मा का अगर मैं परसेंट निकालूं तो लगभग अपन कह सकते हैं 650 ml जो ब्लड है वो यहां से छनने के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन एक स्वस्थ मानव की बात की जाए, या अपन एक मेच्योर ह्यूमन की बात करें, तो वहां पर क्या होगा कि 650 ml ब्लड में से सिर्फ और सिर्फ 125 ml जो है ब्लड जो है वही फिल्टर हो पाता है। 1 मिनट में ग्लोमेरुलर द्वारा जो निस्यंदन की गई जो ब्लड की मात्रा है वही तो क्या है, GFR है ना, जिसको अपन कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, मतलब ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर। ठीक है, कितनी है, 125 ml पर मिनट। तो अगर इसको काउंट किया जाए पर डे के हिसाब से, तो मैं बता देता हूं आपको, 180 लीटर जो है पर डे, है ना, 180 लीटर पर डे तक जो है पर डे क्या होता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है, GFR जो है वो बनता है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। तो इस वाले भाग में अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो अपना GFR, सॉरी, ग्लोमेरुलर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो आया है, ग्लोमेरुलर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो जनरेट हुआ है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो जनरेट हुआ है वो कितना हुआ है, 55 mmHg। ठीक है, कैसे जनरेट हुआ, इसको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्यों कहा, क्योंकि यहां पर ब्लड के द्वारा ग्लोमेरुलर वाले भाग में एक प्रेशर जनरेट किया जा रहा है, इसलिए क्या नाम दे दिया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो छन नहीं पाएंगे, ठीक है, और रक्त कणिकाएं हैं वो भी यहां से फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगी। तो अब वो लोग क्या करेंगे कि यहां पर एक अगेंस्ट, है ना, अगेंस्ट डायरेक्शन में एक यहां पर प्रेशर जनरेट करेंगे, जिसको अपन नाम दे देते हैं क्या, बिकोप। बिकोप का मतलब होता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर।
ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कितना होता है? ये होता है 30 mmHg, ठीक है। यहां और फिर यहां से जो फिल्ट्रेशन जो यहां पहुंच जाएगा, जिसको अपन नेफ्रिक फिल्ट्रेट नाम दे देते हैं, जिसको अपन नाम दे देते हैं क्या? नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है ये भी क्या करेगा कि यहां अगेंस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है एक प्रेशर जनरेट करेगा, जिसको अपन एक टर्म दे देते हैं CHP। CHP मतलब क्या हो गया? CHP का मतलब हो गया कि जो कैप्सूलर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये कितना होता है? 15 mmHg, याद रखिएगा, है ना। CHP कितना मतलब कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना? 15 mmHg, ठीक है। बिकोप कितना मतलब क्या? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना? 30 mmHg। और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना? 55 mmHg। तो यहां पर एक चीज और समझनी है कि यहां जो इफेक्टिव जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा EFP, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा, वो कितना होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला है, याद रखिएगा, EFP बराबर क्या? GHP माइनस ब्रैकेट करना है विकोप प्लस CHP, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। EFP अगर आपको पता करनी है, आपको अगर इफेक्टिव जो फिल्ट्रेशन प्रेशर को पता करना है, तो आप कैसे याद करोगे? EFP बराबर GHP माइनस बिको प्लस CHP। तो अब यहां पे क्या होगा? GHP कितना है? 55 mmHg है, ठीक है। माइनस किया ब्रैकेट में बिकोप कितना है? तो 30 है, प्लस CHP कितना है? 15 है। तो यहां पर क्या निकल जाएगा? कैलकुलेशन की जाएगी तो कितना? EFP निकल जाएगा, याद रखिएगा 10 mmHg, 10 mmHg EFP निकल के आएगा। अच्छा, एक चीज समझिएगा आप, ये वाला मैटर समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये ग्लोमेरुलर वाला पार्ट समझ में आ रहा है। बोमेन संपुट जो है एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। बोमेन संपुट जो है ना, बोमेन संपुट एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है कि दो लेयरें हैं, दो भित्तियां हैं, एक आउटर एक इनर, एक आउटर एक इनर। आउटर जो बनी है ना, आउटर जो सरफेस बनी है ना बोमेन संपुट की, वो बनी है सल्की उपकला से। सल्की उपकला मतलब क्या? स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक है। और जो इनर लेयर बनी है, इनर लेयर जो बनी है, अंदर वाली जो भित्ति बनी है बोमेन संपुट की, वो किससे बनी है? यहां पर एक आपको स्पेशल सेल नजर आ रही है, मॉडिफाइड सेल, है ना। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे हैं, मॉडिफाइड जो पोडोसाइट सेल कहते हैं इसको, पोडोसाइट कोशिका कहते हैं। ये पोडोसाइट कोशिका जो है, इनको फूड सेल भी कहा जाता है। ये यहां भित्ति पर अंदर इस तरीके से व्यवस्थित है कि जगह जगह पोर्स बना दिए हैं इसने, है ना। ये पोडोसाइट जो है, इनर लेयर जो है ना बोमेन संपुट की, वो इस तरीके से व्यवस्थित है कि जगह जगह क्या बना दिए हैं? पोर बना दिए हैं। उन पोर्स को क्या नाम दे देते हैं? स्लाइट पोर, स्लाइट पोर कहा दिया जाता है, स्लाइट पोर कह दिया जाता है, या फिल्ट्रेशन पोर कह सकते हैं अपन, फिल्ट्रेशन पोर कह सकते हैं, स्लाइट पोर कह सकते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है ये इनर लेयर है, स्क्वायमस एपिथेलियम में इनर लेयर है। तो इनर लेयर पर भी क्या है कि ये जो ग्लोमेरुलर जो है यहां, और इस पोडोसाइट सेल क्या करती है कि इसको एक बाइंड करने का काम करती है, आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और यहां पर एक छिद्र जो नेटवर्क बनता है, छिद्रित जो नेटवर्क बनता है, वहां से होते हुए जो है ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, ठीक है। और फिल्टर होके कहां आता है? इस कैप्सूलर पार्ट में आता है, कैप्सूल वाले भाग में आता है। वो फिल्ट्रेट जो है वो कैसा है? वो डीप्रोटीनाइज्ड है। डीप्रोटीनाइज्ड का मतलब क्या? प्रोटीन नहीं है और ब्लड कार्पसल्स नहीं है, मतलब रक्त कणिकाएं नहीं है, और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। वो सारा का सारा छनके कहां आ गया? कहां आ गया? बोमेन संपुट वाले जो कैविटी है, जो कैप्सूलर भाग है, उस भाग के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अब ये जो फिल्टर है, अब इसको नाम दे देंगे अपन नेफ्रिक फिल्ट्रेट। इसको अब जो छन के आया है ना ग्लोमेरुलस से, है ना, कहां पर? इस कैप्सूल वाले भाग में, उसको हम एक टर्म दे देते हैं। क्या टर्म दे देते हैं? नेफ्रिक
फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, या एक और टर्म दे देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन किसके द्वारा किया गया, ग्लोमेरुलर के द्वारा किया गया ना, इसलिए क्या नाम दे देंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ठीक है, अच्छा ये जो ग्लोमेरुलर नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जीएफआर क्या होती है ना, ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट रेट होती है वो कितनी होती है, प्रश्न कई बार पूछा गया है 125 ml पर मिनट, है ना, ये जीएफआर है, और पर डे 180 लीटर पर डे अगर बात की जाए तो। ठीक है, अच्छा अब यहां का मैटर समझ में आ रहा है। ठीक है, अपवाई क्या, अफरेंट क्या है ना, इफरेंट क्या है, ग्लोमेरुलस क्या है, बोमेन संपुट क्या है, इतनी बातें समझ में आ रही है। तो अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। यहां पर ये जो वाला पार्ट है ना, ये पीसीटी का पार्ट है, पीसीटी, ये जो है ना डीसीटी। अब ये पीसीटी डीसीटी किसके पार्ट हैं, मैं आपको बता दूं कि ये पीसीटी और डीसीटी जो है किसके पार्ट हैं, पीसीटी और डीसीटी जो है वो इस रीनल ट्यूबुल के पार्ट है, रीनल ट्यूबुल के स्रावी नलिका के भाग हैं, हैंडले के लूप वगैरह। अब इनकी बातें करेंगे। मेलपीजियन बॉडी को हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रीनल ट्यूबुल। तो रीनल ट्यूबुल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पीसीटी, इस पीसीटी की सबसे बड़ी खूबी क्या कि यहां पर जो सेल्स पाई जाएगी ना, अंदर की लेयर जो पाई जाएगी, वो अंदर की लेयर जो है क्यूबॉइडल घनाकार उपकला उपस्थित, कहां, पीसीटी में। पीसीटी क्या है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जिसका एक सिरा कहां से जुड़ा हुआ है, बोमेन संपुट से, और दूसरा सिरा, ये देखो आप, ये दूसरा सिरा यहां से लेकर के यहां तक, मैं कह रहा हूं कि कौन खत्म हो रही है, पीसीटी खत्म हो रही है। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक पीसीटी है। तो एक सिरा तो किससे अटैच है, किससे अटैच है, इस बोमेन संपुट से, है ना, इस कप से अटैच है। और दूसरा सिरा जो है हैंडले का लूप जो है, लूप ऑफ हैंडले जो है, इस लूप ऑफ हैंडले की जो डिसेंडिंग लिंब है, डिसेंडिंग लिंब मतलब अवरोही भुजा, इस अवरोही भुजा से जुड़ा हुआ है किसका, पीसीटी का। ठीक है, पीसीटी के अंदर सेल्स कैसी है, घनाकार है, क्यूबॉइडल सेल पाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात क्या, ध्यान दीजिएगा, इस सेल्स के अंदर क्या होता है, ये क्यूबॉइडल सेल है और यहां पर एक ब्रश बॉर्डर बन रहा है, ब्रश बॉर्डर बन रहा है। इस ब्रश बॉर्डर से क्या होगा, यहां की जो सेल्स पाई जाएगी ना, इस सेल्स के अंदर क्या होगा, है ना, कुछ इस प्रकार की सेल्स होगी, है ना। इसको मैंने जूम करके यहां बना दिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी खूब सारे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी खूब सारे होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पीसीटी जो है इसके द्वारा मतलब 80% से भी ज्यादा, लगभग 75 से 80% तक एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, सक्रिय प्रकार का क्या होता है, अवशोषण होता है ना, रीएब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी। अच्छा यहां पर देखो आप, घनाकार जो कोशिका है, क्यूबॉइडल सेल है, वो कहां पाई जा रही है, इस पीसीटी की इनर लेयर पर। अच्छा कहां जरूरत पड़ी, इस ब्रश बॉर्डर की जरूरत कहां पड़ी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लड में क्या है, ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है ना, इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में कई सारी चीजें अंदर साथ में आ गई है। जैसे मैं यहां पर लिखूं, यहां पर लिखूं, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो उपयोगी है बॉडी के लिए, उसको बॉडी चाहकर भी क्या नहीं कर पाएगी, एलिमिनेट नहीं कर पाएगी। एलिमिनेट नहीं करने का मतलब क्या हो गया, एलिमिनेट नहीं करने का मतलब क्या हो गया कि बॉडी उसको बाहर रिमूव नहीं कर पाएगी, बहुत उपयोगी है। अब ग्लूकोज को थोड़ी आउट कर पाएगी। देखो यहां पर इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या क्या आ गया है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ठीक है, एमिनो एसिड्स, वाटर, बाइकार्बोनेट्स, अच्छा पोटेशियम, क्लोरीन, विटामिन सी, हॉर्मोन्स, ड्रग्स, ये सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए आप, कुछ विशेष प्रकार के क्या न्यूट्रिएंट्स भी हैं, मतलब ग्लूकोज वगैरह है, एमिनो एसिड है ना, वाटर है। वाटर का तो यहां पर लगभग 80% तक क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है।
और ग्लूकोज का और एमिनो एसिड का तो यहां पर लगभग 99% तक क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट्स का भी लगभग यहाँ पर 70 से 80% तक क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पर दोनों प्रकार का मतलब रीएब्जॉर्प्शन होगा, एक्टिवली भी होगा और पैसिवली भी होगा, लेकिन सक्रिय जो होगा वो ज्यादा होगा 80% तक के। अब अच्छा अगर बात की जाए कि पैसिवली जो सिक्रीशन होगा या पैसिवली जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो किनका होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो बाहर एरो को अंदर एंटर कराते हैं अपन, क्योंकि कुछ चीजें जो है उनका ट्यूबुलर सिक्रेशन किया जाएगा। ट्यूबुलर सिक्रेशन आप आगे पढ़ेंगे, जब अपन सिक्रेशन पढ़ेंगे, यहां डीसीटेट पर पहुंचेंगे ना, तब अपन एक प्रोसेस पढ़ेंगे, है ना, सिक्रेशन, थर्ड स्टेप। तो यहां पर क्या होता है कि कई चीजें जो है अंदर एंटर करा दी जाती है, जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जो है उसको अंदर एंटर कराया जाता है यहां से होते हुए, है ना। कुछ चीजें जैसे अमोनिया वगैरह है ना, NH3 अमोनिया वगैरह है, तो इनको क्या किया जाता है कि अंदर एंटर करवाया जाता है, इनको अंदर फ्री किया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज देखिएगा कि ये जो पीसीटी है, इस पीसीटी में अपने को क्यूबोइडल सेल है और ब्रश बॉर्डर का काम क्या है, अवशोषण की जो सतह है, सरफेस है, उसको बढ़ा देना। एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा कितना, लगभग 20 गुना बढ़ जाएगा, 20 गुना, बहुत बड़ी, मतलब एक आंकड़ा ये भी है कि लगभग 80% तो यहाँ पर ये तो हो ही गया, और ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट आता है इसका 99% जो भाग होता है, 99% जो भाग होता है, इस 99% भाग का वापस रीअब्जॉर्ब होता है। और जो बाहर जिनका एलिमिनेशन किया जाता है वो कौन है, वो यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है ना, अमोनिया है, या अपन बात करें कि जैसे हिपोटिक एसिड है, कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उनको तो बाहर आउट कर दिया जाएगा। और लगभग 99% जो ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं जिनको वापस रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। बॉडी को नीड है, सीधी सी बात है। अगर यहाँ रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो क्या होगा भाई, सीधी बात है, बॉडी में बहुत सारी डिजीज हो जाएगी, है ना भाई, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। ग्लूकोज तो सारा का सारा छन के आ गया, अगर इसको रीअब्जॉर्ब नहीं किया गया तो क्या होगा, बॉडी में कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर यहाँ पर मान लो पीसीटी ने पोटेशियम को, क्लोरीन को, हाइड्रोजन को यहाँ पर अगर लेना देना नहीं किया तो क्या होगा भाई, इसका काम क्या है, पीसीटी का बड़ा काम क्या है, एक तो पीएच का बैलेंस करना, बॉडी के अंदर पीएच का बैलेंस करना, एसिड और बेस को बैलेंस करना, अम्लीयता क्षारीयता को बैलेंस करना, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये सारे काम किसके हैं, पीसीटी के हैं। बहुत बड़ी इसकी पीसीटी की क्या है, भूमिका होती है। ठीक है, तो लगभग बातें हमने पीसीटी की कर ली है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की कर ली है। ठीक है, यहां आप देखोगे कि आगे चलेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले, ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये लूप ऑफ हेनले जो है ये 5%, आपको बता देता हूं मैं, 5% रीअब्जॉर्प्शन करता है। ये कितना करता है पीसीटी ने कितना किया, तो पीसीटी ने तो किया 80% तक, और 5% किसने किया, इस लूप ऑफ हेनले ने। मैं बता दूं आपको कि लूप ऑफ हेनले जो है वो यहां से लेकर के यहां तक है। ये जो एरिया है ना, ये पूरा लूप ऑफ हेनले का है। ये पूरा एरिया किसका है, लूप ऑफ हेनले का है। देखिएगा, ये लूप ऑफ हेनले की ये जो भुजा है ना, इस भुजा को अपन कहते हैं कौन सी भुजा, अवरोही भुजा। जो नीचे उतर रही है ना, जो नीचे उतर रही है ना नेफ्रिक फिल्ट्रेट को लेकर के, है ना, उसका नाम तो क्या है, अवरोही भुजा, डिसेंडिंग लिम्ब। और ये जो ऊपर चढ़ रही है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आरोही भुजा। आरोही भुजा, इसको कहा जाता है असेंडिंग लिम्ब। एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो अवरोही भुजा है और ये जो आरोही भुजा है, इसके दोनों के दो पार्ट हैं। ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये अवरोही भुजा का थोड़ा थिक पार्ट है, थोड़ा सा मोटा है, थिक पार्ट है ना। और ये जो एरिया है ये थोड़ा थिन है, ये थिन सेगमेंट है, थिन सेगमेंट है, और ये थिक सेगमेंट है। किसका, अवरोही भुजा का। अवरोही भुजा के भी दो भाग हैं। ये देखो, ये थिक सेगमेंट हो गया और ये कौन सा हो गया, थिन सेगमेंट। ये पतली भुजा है और ये थोड़ी मोटी है। आरोही की भी आप देखोगे कि ये थिन सेगमेंट हो गया और ये थिक सेगमेंट, ये थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा पतला सेगमेंट है। किसका, आरोही भुजा का। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर ये जो थिक सेगमेंट है और थिन सेगमेंट है ना, यहाँ आप एक चीज देखोगे
कि थिक सेगमेंट जो बने होते हैं ना, थिक सेगमेंट वो बने होते हैं जनरली किसके, आपको बता दूं मैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम के। क्यूबोइडल एपिथेलियम का मतलब क्या हो गया, घनाकार उपकला के बने होते हैं, थिक सेगमेंट दोनों के। और ये जो थिन सेगमेंट है, दोनों थिन सेगमेंट जो है, डिसेंडिंग का थिन सेगमेंट और असेंडिंग का थिन सेगमेंट, ये दोनों सेगमेंट किससे बने हैं तो मैं आपको बता देता हूं, स्क्वाइमस एपिथेलियम, मतलब जो सल की उपकला है उस सल की उपकला से बने होते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। तो अब एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, इसको रख करो, ये जो है ना, ये जो अपनी भुजा है, कौन सी भुजा, इसको अपन कह देते हैं अवरोही भुजा। ये वाटर के लिए, मैं आपको बता देता हूं, वाटर के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। H2O के लिए तो क्या है, परमिएबल है। और अन्य Cl के लिए क्या है, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब अपारगम्य। लेकिन वाटर के लिए क्या है, पारगम्य है। तो वाटर यहां से अगर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, अगर वाटर यहां से रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि यहां पर जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। और सांद्रता बढ़ने का मतलब ये हो गया कि वो जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है वो डाइल्यूट होगा या कॉन्सेंट्रेट होगा। सीधी बात है, वाटर बाहर निकल रहा है, साल्ट बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि साल्ट के लिए तो इम्परमिएबल है। तो क्या होगा, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा। तो आपको मैं बता दूं कि कंसंट्रेशन जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि वाटर को क्या किया जा रहा है, रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन NaCl को, साल्ट को रीअब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा। इस कारण से यहां इस डिसेंडिंग जो लिंब है, इस डिसेंडिंग लिंब के अंदर जो कंसंट्रेट होगा, कंसंट्रेशन जो होगी ना नेफ्रिक फिल्ट्रेट की, वो बढ़ जाएगी। और बढ़ जाने से अपन एक कहते हैं कि भाई उसका जो है एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ गया, ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ जाएगी। यहाँ ऑस्मोलैरिटी 300, यहाँ 400, यहाँ 600, यहाँ 800, यहाँ आते आते 1200 ml ऑस्मोल पर लीटर, बहुत बड़ी ऑस्मोलैरिटी रेंज हो जाएगी, 1200 ml ऑस्मोल पर लीटर, है ना। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ना, है ना, इस आरोही भुजा में जैसे जैसे ऊपर की ओर चलेंगे ना, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वापस कैसी ऑस्मोलैरिटी जो है वापस क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब तनु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तनु, क्योंकि ये जो आरोही भुजा है, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो आरोही भुजा है, ये आरोही भुजा जो है अन्य Cl के लिए, साल्ट के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है, फुल्ली परमिएबल होती है। लेकिन वाटर के लिए नॉन परमिएबल है, बिल्कुल भी यहां से पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। और साल्ट जो है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, पूरा मतलब लगभग बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है इसका कंसंट्रेशन अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहां पर जगह जगह आप देखोगे कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है उसका संगठन बेचारे का जगह जगह चेंज हो रहा है। तो यहां पर चेंज हो गया, साल्ट बाहर आ गया। तो साल्ट जब बाहर आया और वाटर यहां पर इम्परमिएबल है, तो जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो क्या होगा, डाइल्यूट ही होगा, है ना, मतलब तनु हो जाएगा। अच्छा, यहां एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये अवरोही आरोही भुजाएं भी समझ में आ रही है। साल्ट के लिए ये भुजा परमिएबल है और वाटर के लिए क्या है, मतलब इम्परमिएबल। यहाँ एक काम और होगा, ये जो भाग देख रहे हो ना आप, ये भाग जो है ना, ये जो भाग है, ये सारा का सारा कौन सा भाग है, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल जो जोन है ना, इसको नाम दे दिया जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल, है ना। ये जो फ्लूइड है, यहाँ जो फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड की भी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, तो वो मेंटेन भी कौन करेगा, लूप ऑफ हेनले करेगा, है ना। ये भाग कहां मौजूद है, मैं आपको बता देता हूं, ये भाग कहां मौजूद है। ये जो स्ट्रेट पोर्शन नजर आ रहे हैं ना, स्ट्रेट सीधे पोर्शन, ये कलेक्टिंग डक्ट, है ना, ये हेनले का लूप, ये कहां मौजूद है, मेडुला में। तो मेडुला के अंदर आपको बता दूं मैं कि उसकी जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो ग्लोमेरुलर जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को मतलब मेंटेन करना है, उसके पीएच को मेंटेन करना है, उसके आयंस बैलेंस करना है। तो वो सारा काम किसके द्वारा किया जाएगा, मैं आपको बता देता हूं कि हेनले के लूप के द्वारा किया जाएगा। ये
मतलब 5% जो रीअब्जॉर्प्शन होगा, सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन यही करता है ना। अच्छा, एक चीज और, इसका आकार पूछा जाए ना तो लगभग ये यू आकार आपको दिख रहा है, यू आकार दिख रहा है ना। जो बालों में लगाने वाली जो हेयर पिन आती है, उस हेयर पिन के आकार का ही तो होता है ये कौन, हेनले का लूप। अच्छा, इसकी लंबाई पूछी जाए ना तो 20 mm 20 mm इसकी लेंथ होती है, ठीक है। ज्यादा कुछ इतना आपको याद नहीं रखना। अच्छा, यहां थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, अगर आरोही भुजा से अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं तो यहां पर कौन सा पार्ट है, ये आप देख रहे हो कौन सा पार्ट है, DCT मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, है ना। तो यहाँ की जो सेल्स है मैं आपको बता देता हूं, क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम मतलब घनाकार जो एपिथेलियम है उसकी बनी होती है। और संग्राहक नलिका जो है ना, उसके एपिथेलियम को मैं बारे में बता दूं, पूछी जाती है कई बार, क्योंकि यही यहाँ पर ये एक एपिथेलियम तो थोड़ी हटके है बाकी से, है ना। यहाँ की एपिथेलियम जो है वो कोल्यूमनार एपिथेलियम है। कोल्यूमनार का मतलब क्या हो गया, स्तंभाकार उपकला की बनी होती है कौन, संग्राहक नलिका। बातें करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं किसकी, DCT की। तो DCT क्या है, देखो DCT का एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है, हेनले के लूप की आरोही भुजा से, और DCT का एक सिरा जो है वो कहां खुल रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहा है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, तो ये जो DCT है यहां पर क्या होता है कि मतलब ब्रूस बॉर्डर तो नहीं पाए जाते ज्यादा, बहुत कम मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे, है ना, कौन, ब्रूस बॉर्डर DCT के अंदर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं बता दूं आपको, जो बाइकार्बोनेट्स वगैरह जो हैं उनका, अच्छा वाटर का इसके अलावा कुछ आयंस हैं, उन आयंस का भी यहां पर क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। और यहां पर क्या होता है, फैकल्टेटिव प्रकार का, फैकल्टेटिव मतलब कह दो अपन मतलब विकल्पी। यहां पर इस भाग में PCT में और DCT में जो रीअब्जॉर्प्शन होगा ना वो तो कौन सा होगा, ओब्लिगेट होगा। ओब्लिगेट का मतलब क्या होता है, ओब्लिगेट का मतलब कोई विकल्प नहीं है, अविकल्पीय, होना ही होना है। 80% तक तो रीअब्जॉर्प्शन होना ही होना है। तो कहने का मतलब क्या कि यहां इस वाले एरिया में तो रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, कौन सा होगा, ओब्लिगेट। ओब्लिगेट का मतलब क्या हो गया कि मतलब कोई विकल्प नहीं होना। लेकिन DCT में मैं आपको बता देता हूं कि फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब होता है विकल्पी, विकल्पी प्रकार का यहां पर रीअब्जॉर्प्शन भी होगा और ट्यूबुलर सिक्रेशन भी होगा। ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन मैं बताऊंगा अभी आपको, आप बने रहिए, ध्यान से सुनिए। ये DCT वाले एरिया के अंदर जो विकल्पी प्रकार का मतलब, मान लीजिए बॉडी में आपने पानी बहुत ज्यादा पी लिया है तो सीधी सी बात है यहां वाटर का रीअब्जॉर्प्शन थोड़ी होगा, नहीं होगा, है ना। यहां पर एक हार्मोन भी काम करता है ना। H2O के रीअब्जॉर्प्शन के लिए यहां एक हार्मोन काम करता है, ADH काम करता है, जिसको कहते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये ADH कौन बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, पीयूष ग्रंथि बनाती है। कौन सा हार्मोन, ADH हार्मोन। ये एंटी डाईयूरेटिक पीयूष ग्रंथि की जो पश्च पाली है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, उसके द्वारा बनाया जाता है। ये ADH यहाँ पर वाटर के लिए, वाटर का अगर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किस पर डिपेंड है, ADH पर। अगर मान लो ADH की मात्रा अगर मान लो कम हो गई तो वाटर का जो है बहुत कम रीअब्जॉर्प्शन होगा। ADH की मात्रा अगर मान लो कम हो गई, ये हार्मोन है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसको प्रतिमूत्रल हार्मोन भी कहते हैं, है ना। तो ये हार्मोन जो है अगर इसकी मतलब जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो कम हो गई ना, तो डेफिनेटली मान के चले जो यूरिन है वो ज्यादा बनेगी, यूरिन ज्यादा बनेगी, मतलब बार बार यूरिन लगना। ये कब होगा, जब आप कॉफी पीते हो, जब आप चाय पीते हो, या कभी कभी ड्रिंक कर ली जाती है, तो उस केस में क्या होता है, ADH का लेवल क्या होता है, डाउन। और ADH का लेवल डाउन होते ही पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो फिर क्या होता है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बार बार यूरिनेशन करना पड़ेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं पोलीयूरिया, जिसको अपन कहते हैं पोलीयूरिया। और इस रोग को नाम दे देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस, ठीक है। अच्छा,
एडीएच के कंट्रोल में सारा काम हो रहा है। अगर यहां पर मान लो सोडियम का, यहां मान लो क्लोरीन का, यहां मान लो पोटेशियम का, इन सब का अगर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, तो भी यहां पर एक हार्मोन काम करेगा। आपको एक चीज पढ़ाई जाएगी अगले चैप्टर के अंदर, रास। ये रास क्या है? रास मतलब ये मतलब प्रोसेस टाइप है जिसके अंदर रास का मतलब होता है कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। तो ये रास के ऊपर डिपेंड है कि यहां पर मिनरल्स को कितना एब्जॉर्ब किया जाए, कितना यहां पर वापस सिक्रेट कर दिया जाए। ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा यहां पर, है ना, और वो भी कौन सा होगा? विकल्पी प्रकार का होगा। तो यहां फाइनली जो है वो यूरिन पहुंच जाता है कहां पर? इस कलेक्टिंग डक्ट में। और यहां के अंदर की जो दीवारें हैं वो कैसी बनी है? ये स्तंभाकार उपकला ऊतक है, स्तंभाकार। यहां याद रखिएगा, कोल्यूमनार एपिथेलियम, स्तंभाकार उपकला का बना होता है। अच्छा ठीक है, यहां एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहां जो मतलब आया है ना, अब जो यहां फिल्ट्रेशन आया है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो आया, इसको अपन यूरिन कह सकते हैं अब। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी किसके लिए होती है? संग्राहक नलिका में। तो हम कहेंगे वाटर के लिए परमिएबिलिटी होती है। और यहां से कुछ मात्रा में यूरिया को भी आउट किया जाता है। यहां से कलेक्टिंग डक्ट से कुछ मात्रा में यूरिया को भी आउट किया जाता है ना। यहाँ की जो ये जोन है मैंने आपको बता दिया है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल जोन। तो इस जोन के अंदर यूरिया को बाहर रिमूव किया जाता है, थोड़ी बहुत मात्रा में, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मात्रा में। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ की जो ग्लोमेरुलर जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलरिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए, बस, और कोई रीजन नहीं है। बट वापस इसको कहां डाल दिया जाएगा? हेनले के लूप में डाल दिया जाएगा। कौन डालेगा? परिनलिकीय केशिका जाल। यहां आप देखोगे वासा रेक्टा भी होगी, कैपिलरी जो नेटवर्क जो होगा, है ना, पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरी नेटवर्क है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, जो कहां से निकलेगा? इधर देखिएगा, अपवाही नलिका। यहां एक और ट्यूब बनेगी, एक ट्यूब बनेगी। और ये ट्यूब जो है पूरे के पूरे नेफ्रॉन में, ये स्रावी भाग जो इसको चारों ओर से घेर लेगी। कौन? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो नेटवर्क है, परिनलिकी जो केशिका जाल है, इस जाल के द्वारा चारों ओर से घेर लिया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? परिनलिकी केशिका जाल के द्वारा। तो यहां जब पहुंचेगी ना ये किसके पास? पीसीटी के पास। तो यहां पर क्या होगा? कुछ चीजों को, जो चीजें मान लो बच गई है भाई, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में नहीं आ पाई, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में जो चीजें नहीं आई है ना, उन चीजों को यहां पर सिक्रेट कर दिया जाएगा वापस। जैसे कोई हाइड्रोजन है या यूरिया है या मान लो अमोनिया है या यूरिक एसिड है ना, इसको बोलते हैं सिक्रेशन, श्रवण की क्रिया, सिक्रेशन की क्रिया। तो यूरिया वगैरह, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है ना, हाइड्रोजन है, तो ये सारी चीजें जो है ये नलिकीय सिक्रेशन मतलब ट्यूबुलर सिक्रेशन कर दिया जाता है। यहां पर एक्टिवली होगा सारा काम, जो होगा ना एक्टिवली, सक्रिय रूप से होगा, एनर्जी चाहिए। अच्छा, यहां पर ये चीजें सिक्रेट हो रही है अंदर की ओर, अंदर सिक्रेट किया जा रहा है, इन सब को सिक्रेट किया जा रहा है। तो एक चीज और समझनी है आपको कि जब यहां तक घूम करके चारों ओर ये मतलब ऐसे कुंडलन बना रही है, इस कुंडलन को ही तो क्या कह दिया जाता है? परिनलिकीय केशिका जाल कह दिया जाता है। डीसीटी वाला मैटर भी समझ में आ रहा है लगभग। संग्राहक नलिका क्या है, डीसीटी क्या है, लगभग बातें समझ में आ रही है ना। तो